Okay, so hello bachon, this is Abhishek sir from Modi Commerce Academy and here we again with another video for your board examination है ना। बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन चल रहा है। पेपर वन का मैंने वीडियो आपको अपलोड करके दे दिया है ना। उसमें जो भी बेसिक्स हो सकते थे वो सारी चीजें मैंने आपको अवेलेबल किया। अब यहाँ पे मुझे मत बोलना कि बेसिक अवेलेबल करो फिर से समझाओ। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहे मतलब आपने पार्ट वन का वीडियो जो मैंने अपलोड किया वो आपने क्लियर नहीं किया। चलो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 31 जिस इस वीडियो के अंदर है ना, पेपर टू पेपर थ्री दोनों को ही डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैंने आपको बोला था कि वीडियो वन में ही मैं पेपर वन टू को डिस्कस करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा टाइम लेना चाहिए। पहला पेपर है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना चाहिए। ठीक है, चलो वीडियो को देखते हैं। क्या लिखा है देखो, अजय एंड दिनेश आर पार्टनर्स एंड देयर कैपिटल रेशियो इज 3:2। अच्छा, कैपिटल रेशियो से मुझे कोई मतलब नहीं है सर। वो कैपिटल रेशियो का काम है सिर्फ कैपिटल का बताना कि कितना कैपिटल किस पार्टनर के रेशियो पे जा रहा है। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे जो जो चीज जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं बिल्कुल आपको उसी तरीके से आंसर करना है। अजय और दिनेश पार्टनर हैं। हमको इनके पीएसआर रेशियो की जरूरत पड़ती है जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो मैंने बोला कि इनका पीएसआर रेशियो कितना है, 1:1 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर पीएसआर रेशियो गिवन नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अजय इज टू बी पेड 9% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। देखो क्या बोला, कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट होगा ना सर, ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भले यहाँ पे अजय जो पार्टनर है उसको कमीशन मिले या फिर मैनेजर को कमीशन मिले, ये डजंट मैटर वाला कॉन्सेप्ट है, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। किसी को भी कमीशन देना हो अपन यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल रह के समझेंगे। देखो अजय को 9% कमीशन देना है। ठीक है सर, मुझे अब ये बताओ कि प्रॉफिट कितना है ना। प्रॉफिट कितना है पता चल जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे लिखा व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव बाय अजय, मतलब टोटल अमाउंट कितना अजय को मिलेगा इफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 1,63,500। ध्यान से समझो, ये दोनों का पीएसआर रेशियो हो गया 1:1। यहां तक क्लियर है, बढ़ेंगे आगे। कंपनी का टोटल प्रॉफिट 1,63,500। अब जो भी प्रॉफिट का हिस्सा होता है, कॉन्सेप्चुअल लेके समझना, जो भी प्रॉफिट का हिस्सा होता है वो प्रॉफिट का हिस्सा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसमें से या तो मैनेजर को कमीशन देना बचा होता है या फिर कोई पार्टनर को कमीशन देना बचा होता है। ठीक है, तो देखो डिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट होता है, डिविजिबल प्रॉफिट होता है, वो हमेशा 100% कंसिडर होता है। कितना परसेंट कंसिडर होता है, 100%। ध्यान देना, ये जो अमाउंट है ये कितना परसेंट है सर, 1,63,500। ये टोटल प्रॉफिट है कंपनी का, लेकिन डायरेक्टली ये पार्टनर्स बांटेंगे नहीं। मतलब समझो ये कितना परसेंट दिख रहा है, 109%। 100% तो डिविजिबल प्रॉफिट प्लस इसके अंदर अजय का कमीशन पड़ा है कितना, 9%। बताओ 109 हुआ कि नहीं, है ना। तो मान लो मुझे अजय का कमीशन निकालना है, मतलब 9% का वैल्यू जानना है, तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकता हूं कि नहीं, है ना। देखो लिखेंगे यहां पे अजय कमीशन इज इक्वल टू, Ajay's commission is equal to 1,63,500 into 9 डिवाइड बाय 109। नहीं समझे कॉन्सेप्ट, वापस बताऊं इसको। हमेशा क्या कर लेगा ना, जैसे मान लो किसी का भी कमीशन देना है और हमको टोटल प्रॉफिट देगा, तो ये कंसिडर कर लेना कि अगर इसका 10% होता तो ये 110 का वैल्यू 1,63,500 होता, एंड देन यहां पे मैं 10 का वैल्यू निकाल सकता था उसका कमीशन, है ना। बिल्कुल मैंने उसी तरीके से किया सर, जो दो है उसको जोड़ा बना दिया, जो अकेला है उसको छोड़ दिया, है ना। देखो यहां कैलकुलेटर में यूज कर लेता हूं, 1,63,500 इंटू 9 डिवाइड बाय 109, 1,63,500 इंटू 9 डिवाइड बाई 109, 13,500 आ रहा है। ये क्या आ गया सर हमारा, ये जो अमाउंट आया वो आया हमारा अजय का कमीशन। ठीक है, यहां पे क्या पूछा था, अजय का कमीशन बताने बोला था क्या, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अजय। अच्छा अजय तो पार्टनर है ना सर, है ना। तो अजय पार्टनर है तो अजय बोलता है मैं सिर्फ कमीशन लेने के लिए थोड़ी कंपनी के अंदर हूं, उसको प्रॉफिट का भी तो हिस्सा चाहिए। चलो निकाल लेते हैं डिविजिबल प्रॉफिट कितना बनेगा। देखो टोटल प्रॉफिट था हमारे पास 1,63,500, जिसमें से 13,500 चला गया, तो बताओ डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा, 1,50,000। मतलब यही प्रॉफिट, ये है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, और यही प्रॉफिट का पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा 1,50,000, है ना। अजय का हिस्सा था 1/2, निकाल लेते हैं। अजय प्रॉफिट इज इक्वल टू
Ajay's profit is equal to 1,50,000 इंटू 1/2। बताओ सर कितना? 75,000। तो अजय को कितना टोटल पैसा मिलेगा? इस अमाउंट को और इस अमाउंट को जोड़ दो, दोनों अमाउंट को जोड़ के मिलेगा टोटल अमाउंट अजय को। ठीक है, नीचे आंसर लिख देना। अजय यहाँ पे इज इक्वल टू करके लिख देना, मेरे बोर्ड में नीचे आ रहा है तो ठीक है ना, आप लोग कर लेना। ये तो आपसे हो सकता है ना। अजय को टोटल पैसा कितना मिलेगा, तो उसको कमीशन का पैसा और प्रॉफिट का पैसा, ठीक है, दोनों को जोड़ के बता देना। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 32, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था कैसे हम ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को देखते हैं। ठीक है, एबीसी 3 पार्टनर दिया, इनका ओल्ड रेशियो 3:2:1, न्यू रेशियो 4:3:2 एंड कैलकुलेट सैक्रिफाइस। सबसे पहला जो काम होता है हमारा वो लिखना होता है सैक्रिफाइस निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, है ना। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, SON। शॉर्टकट तरीका याद करने का, SON। सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। चलो एक एक पार्टनर का निकालेंगे। एज सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड शेयर कितना दिया है सर? 3 2 5 1 6, 3/6 माइनस 10, 4/10 बराबर। ये ए का सैक्रिफाइस बनेगा। आते हैं सर बी का सैक्रिफाइस निकालते हैं। बी का सैक्रिफाइस निकालोगे 2/6 माइनस 3/10। फिर निकालेंगे सी सैक्रिफाइस, सी का सैक्रिफाइस निकालेंगे 1/6 माइनस 2/10। सर ये नीचे जो 10 या 6 ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं? ये देखो ना, 3:2:1 का रेशियो था ओल्ड रेशियो, तो यहाँ पे टोटल लिख लेता हूं मैं साइड में। इसका 6 होगा और इसका 10 होगा, मतलब इसका हिस्सा 3/6 था, 2/6, 1/6, 4/10, 3/10, 2/10, है ना। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। 10 6 जा 60, 10 3 30 माइनस 24, है ना। ये आ जाएगा 6/60। लिख के रखो, फिलहाल कटपिट मत करना सर, कटपिट मत करना, बिल्कुल भी मत करना। सेम कॉन्सेप्ट 60 20 माइनस 18, 2/60। ठीक है, ये यहां पे आ जाओ 60 10 12, है ना। ये देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में कुछ चेंज था क्या? 3:2:1 एंड 4:3:2। सॉरी, ये टोटल 9 हो रहा है ना, 4 3 7, ये 9 हो रहा है। यहाँ पे 9 करो, ये 9 करो, ये 9 करो और ये 9 करो। ठीक है, तो नीचे का टोटल में चेंज आ जाएगा, देख लेते हैं अपन। थोड़ा सा चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 6 54, 27 माइनस 24, 3/54 आया, ये पहले वाले का। दूसरा 54 18 माइनस 18, 0/54। भाई साहब खेल गया। 9 6 54, 9 1 9, 6 2 12 माइनस 3/54। ध्यान दो, ध्यान से समझो। ये जो पर्सन जिसका वैल्यू 0 आ जाए, है ना, नो सैक्रिफाइस नो गेन, यहां पे मेंशन करना नो सैक्रिफाइस नो गेन। ना ही ये बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है, ना ही ये बंदा गेन कर रहा है। ए का सैक्रिफाइस निकाल रहे थे, प्लस में आंसर आया सैक्रिफाइस कर रहा है ये पोर्शन 3/54 शेयर का। सी सैक्रिफाइस निकाल क्या रहे थे सर? सैक्रिफाइस। आंसर किस में आ गया? माइनस में। ये बंदा क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। जब गेन निकालता हूं तो माइनस में आंसर आता है, सैक्रिफाइस कर रहा होता है। सैक्रिफाइस निकालता हूं, आंसर गेन माइनस में आ जाता है, तो वो गेन कर रहा होता है। ये 3 मार्क्स तो छूटे ना छूटे सर, किसी भी हद में नहीं छूटना चाहिए। बढ़ूंगा मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेक्शन सी की तैयारी कर रहे हो और अगर आप थियरी से बच रहे हो तो सबसे डेंजर सिचुएशन में आप हो, है ना। देखो ध्यान से, क्वेश्चन गिवन है राइट शॉर्ट नोट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। बोर्ड वालों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन सर। नोट्स मैं इजीली आपको अवेलेबल कर रहा हूं, यही सेम नोट्स आपको एग्जाम में लिख के आना है, बिंदास लिख के आना, टेंशन नहीं होगा सर। देखो रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है, अभी समझो। कंपनी जब चल रही होती है तब तक तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कंपनी जब बंद होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन, है ना। डिसॉल्व होना, खत्म होना, बंद होना। तो ये डिसोल्यूशन के टाइम पे एक अकाउंट तैयार किया जाता है जिसका नाम हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। कंपनी चल रहा था सर तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के चल रहे थे, बैलेंस शीट बना के चल रहे थे, ट्रेडिंग अकाउंट बना के चल रहे थे। कंपनी जब बंद होता है तो एक अलग अकाउंट का डिमांड करता है, इसी अकाउंट का नाम क्या है हमारा? रियलाइजेशन अकाउंट। सर रियलाइजेशन अकाउंट में होता क्या है? अभी देखो, कंपनी जब बंद हो रही होती है तो कंपनी के पास बहुत सारे असेट्स होते हैं,
ठीक है। अब वो असेट्स बंद करके शटर थोड़ी बंद किया जाएगा, वो असेट्स को बेचा जाएगा, है ना। तो जो भी रिमेनिंग असेट्स होते हैं, स्टॉक होते हैं, जो भी चीजें कंपनी के पास है, उसको बेच के कंपनी पैसा लाती है। एंड जो भी कंपनी पे लाइबिलिटीज थे, मतलब कर्जे थे, तो बंद होते टाइम पे वो सारे लोगों का कर्जा चुकाती है कंपनी। देखो लिखा है एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ध्यान देना, डिसोल्यूशन के टाइम पे हम ये अकाउंट तैयार करते हैं टू गिव द अकाउंटिंग इफेक्ट टू डिस्पोज ऑफ असेट्स। असेट्स को बेच के पैसा लाते हैं एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। ये सारी चीजों का जो इफेक्ट देने के लिए हम अकाउंट तैयार करते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। बढ़ेंगे सर आगे। अब तो बात ये हो गया कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। एक मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। पढ़ेंगे आगे। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम असेट्स, जो भी अमाउंट रियलाइज होता है असेट से, असेट को बेच के जो भी पैसा आता है, उसको हम कहां रखते हैं, कैश अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। सर 11 से पढ़ते आ रहे हैं, जब पैसा आएगा तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, पैसा जाएगा तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बिल्कुल सेम कंडीशन, जो भी अमाउंट रियलाइज होगा, मतलब मिलेगा असेट्स को बेच के, इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। इन शॉर्ट इस तरीके से हम लिखते हैं सर, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जस्ट उल्टा पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। अब सर लाइबिलिटी का अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, पैसा आएगा या जाएगा, कॉन्सेप्ट को समझो, पैसा जाएगा और टू कैश अकाउंट लिखने के बाद सामने हम नाम डाल देंगे भाई साहब का, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। यहां तक क्लियर है सबको? ओके। अब जब रियलाइजेशन अकाउंट हमने बनाया, है ना, तो कुछ पैसे आए होंगे, कुछ पैसे गए होंगे। तो जब उसको हम टैली करते हैं तो वहां से पता चलता है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। कभी कभी कंपनी बंद होते टाइम पे बहुत ज्यादा कर्जे में चली जाती है, तो वो भी पार्टनर्स में ही बंटता है, और अगर प्रॉफिट भी होता है वो भी पार्टनर में ही बंटता है। देखो, द डिफरेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट विल बी इधर प्रॉफिट और लॉस, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। अब ये प्रॉफिट या लॉस जो हुआ वो कौन झेलेगा भाई, कौन संभालेगा? तो इट इज अलोकेटेड। अलोकेटेड का मतलब बांटना, बांट दो भाई। किसमें? जो पार्टनर जो प्रॉफिट बांट रहे थे ना, जब कंपनी चल रहा था तो मगन होकर पूरा फायदा उठा रहे थे कंपनी का, तो कंपनी बंद भी होगा तो जो भी चीज होगा वो किसको झेलना पड़ेगा? पार्टनर्स को झेलना पड़ेगा। देखो, इट इज अलोकेटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनका जो भी पीएसआर रेशियो रहा होगा, उस पीएसआर रेशियो में ये लोगों के बीच में बट जाएगा। ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट आप ऐड कर सकते हो, कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो उसको हम ट्रांसफर कहां करते हैं? प्रॉफिट अगर हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफर होता है। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है सर। प्लस इसमें भी आप आंसर लिख सकते हो एक पैराग्राफ और बढ़ा के। अगर रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल में कहां वो ट्रांसफर होगा? क्रेडिट साइड। बट लॉस हुआ तो वो ट्रांसफर होगा डेबिट साइड। आई होप ये पॉइंट को मैं समझा पाया आपको। थियरी है सर, ध्यान से करेंगे, ये नोट्स को अच्छे से लिख लो। बढ़ूंगा मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो बच्चों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नया नहीं है, कल के वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिस कराया था। सर असेट की एंट्री जब करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, और लाइबिलिटी की एंट्री करते हैं तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन हमारा दोस्त है, ठीक है। डिसोल्यूशन के टाइम पे जब हम रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करते हैं तो उस टाइम पे रियलाइजेशन का ध्यान दें कि पहला एंट्री रिकॉर्ड का ये होता है असेट्स का, और वो होता है लाइबिलिटी का। सब ध्यान देते हैं, बुक वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन क्या है हमारे लिए? असेट्स है ना। तो बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज ₹50,000 विच इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर दर्शन फॉर ₹55,000। सर पहला एंट्री क्या होगा? ये अब मशीन हमारे लिए असेट है तो इसका पहला एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कल का वीडियो पहले कंफर्म कर लेना। अगर नहीं इसमें कोई भी कॉन्सेप्चुअल दिक्कत आ रही है तो ठीक है, कल मैंने इसमें डिटेल में डिस्कस किया था। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, अगला पॉइंट की तरफ। इसका देखो, उसके बाद क्या हुआ? विच इज टेकन ओवर बाय पार्टनर दर्शन फॉर ₹55,000। ओके, रियलाइजेशन जस्ट तुरंत टर्न मारता है दूसरे एंट्री में। पहले एंट्री में रियलाइजेशन डेबिट में था ना, देखो यहां पे रियलाइजेशन आ गया क्रेडिट साइड। अगर ये जो मशीन है वो रियलाइज हुआ होता, बिका होता, तो यहां पे मैं मेंशन करता कैश बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन यहां पे क्या हुआ? टेकन ओवर बाय पार्टनर। जो भी कंपनी का एसेट होता है या तो बिकता है या कोई पार्टनर लेकर जाता है। तो रियलाइजेशन को यहां लिख के हम सामने क्या लिख देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दर्शन नाम दिया है तो यहां पे हम मेंशन करेंगे दर्शंस कैपिटल अकाउंट डेबिट। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है सर आपको। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹60,000। क्रेडिटर क्या होता है सर हमारे लिए? लाइबिलिटी होता है।
और लाइबिलिटी का नियम क्लियर है, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, दैट मीन्स क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन हमारा साथी है, रियलाइजेशन को नहीं भूलेंगे, 60,000 ओके हमने मेंशन कर दिया है ना। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा एंट्री होते टाइम पे रियलाइजेशन कहां टर्न मारता है, सीधा अपोजिट साइड। देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अब क्रेडिट में या तो कैश बैंक आएगा या तो पार्टनर्स कैपिटल आएगा। देखो सर क्या हुआ है, पे किया गया है, मतलब कैश बैंक आएगा है ना, टू कैश बैंक अकाउंट, टू कैश बैंक अकाउंट। अमाउंट क्या है सर, 25% डिस्काउंट पे हमने पेमेंट किया। अच्छा 7,000 का 25% निकालेंगे तो कितना होगा, 15,000, मतलब 15,000 कम हमने पेमेंट किया, मतलब हमने पेमेंट किया होगा 45,000, 25% डिस्काउंट पे पेमेंट किया ना, मतलब सामने वाले ने हमको 25% डिस्काउंट दे दिया है ना, तो 25% कम पेमेंट किया, 60,000 था, 25% डिस्काउंट मतलब 15,000 का डिस्काउंट और माइनस करोगे तो 45,000 बढ़ेंगे। अगला अनरिकॉर्डेड, अच्छा जी टेंशन ये है अनरिकॉर्डेड है तो मतलब पहला वाला एंट्री नहीं करना है, लेकिन मन में करना जरूर, क्योंकि दूसरा एंट्री करने के लिए दिमाग थोड़ा सा चलना चाहिए। अनरिकॉर्डेड टैक्स है ना, टैक्स पेड ₹5,000, 5,000 का टैक्स का पेमेंट हुआ है। अच्छा ठीक है, टैक्स हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, ठीक है, जो भी टैक्स प्रोविजंस होते हैं हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, तो टैक्स का पेमेंट हुआ है 5,000। अच्छा लाइबिलिटी का पहला रिकॉर्ड कैसा होता है सर, टैक्स अकाउंट डेबिट, टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जाहिर सी बात है लाइबिलिटी का यही रिकॉर्ड होता है, पहला एंट्री ये होता, लेकिन हमको करना नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है अनरिकॉर्डेड, तो पहला एंट्री नहीं करना है, डायरेक्टली दूसरा टू रियलाइजेशन था ना, दूसरा एंट्री में हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पेमेंट हुआ है तो लिख देंगे टू कैश बैंक। अगर ये कोई पार्टनर एक्सेप्ट किया होता तो हम लिखते टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 5,000 का पेमेंट हुआ है, 5,000। आई होप चीजें क्लियर है आपको, है ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 34 तक। बढ़ेंगे हम अगले पेपर की तरफ, पेपर नंबर 3। जैसा कि आपको मैंने बताया था डिबेंचर का जो क्वेश्चन है एक को हम बैकअप के तौर पे लेके चलेंगे, बाकी जो थियरी क्वेश्चन दूंगा, देखो सब चीज पे काम करना जरूरी नहीं है, 4 पे परफेक्शन बनाओ। डिबेंचर का मैंने बोला एक क्वेश्चन कंफर्म होता है, एक टाइप का क्वेश्चन, बस उस पे काम करो सर। उसके लिए मैंने वीडियो सजेस्ट किया था, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर विद अभिषेक सर, सर्च करो, उसको खत्म करो पूरा कॉन्सेप्ट। थियरी भी समझाया हूं उसमें, और प्रैक्टिकल का एक क्वेश्चन जो कंफर्म बनता है उसका पूरा प्रैक्टिस कराया हूं, जाना सर्च करना वीडियो, ठीक है। बढ़ेंगे हम अगले पेपर की तरफ, पेपर 3। ओके सो बच्चों पेपर 3 में जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग दिया गया है, तो इसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट, जो प्रॉफिट में भी गलती हो जाता है, कभी कभी गलत प्रॉफिट बांट दिया जाता है, या फिर कभी कभी कैपिटल में जो गलती होता है उसके भी कॉन्सेप्ट को साथ में लेके चलूंगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान दे लेते हैं। देखो ध्रुवा, डार्सी एंड फ्रांसी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 5:3:2। ओके लिख लेता हूं ध्रुवा, यहां मेंशन कर लेता हूं ध्रुवा, दूसरा पार्टनर का नाम है दार्सी एंड थर्ड पार्टनर इज फ्रांसी, ठीक है। जो भी पार्टनर है उसका मैं मेंशन कर लिया। देन 5:3:2 का पीएसआर रेशियो है, पीएसआर रेशियो इनका गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, जो भी गिवन है मैंने लिख लिया सर। आगे बढ़ेंगे। इट वाज रियलाइज्ड दैट एट द एंड ऑफ द ईयर, साल खत्म होने के बाद जब सारा काम हो गया तब इनको रियलाइज हुआ कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लिखना ही भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो पैसा चार्ज करना ही भूल गए, है ना। अब पार्टनर अगर ड्राइंग का पैसा घर पे लेके जाता है तो उस पर इंटरेस्ट लिया जाता है ना कंपनी की तरफ से, तो कंपनी का पैसा, प्रॉफिट का पैसा तो पार्टनर्स बांट के निकल लिए। बाद में हमको रियलाइज हुआ कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो रह गया, तो अब क्या होगा सर, ये क्या करेंगे, तो बाद में ये चीज निकाले कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर पार्टनर का कितना आ रहा है, 2,000, 1,600 एंड 1,200, तीनों पार्टनर का, ध्रुवा, डार्सी एंड फ्रांसी। तो इसको रेक्टिफाई करके दो, रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री करके दो। अच्छा रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। देखो ध्रुवा, डार्सी, फ्रांसी तीनों पार्टनर 5:3:2 का रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इनका पीएसआर रेशियो दिया है, ठीक है। जब हम रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हैं तो ऊपर हम करेक्ट एंट्री लिखते हैं, ऊपर हम करेक्ट एंट्री लिखते हैं, नीचे हम रॉन्ग एंट्री लिखते हैं। ध्यान से समझो, ऊपर करेक्ट एंट्री लिखते हैं, नीचे रॉन्ग एंट्री लिखते हैं। करेक्ट में से माइनस करते हैं रॉन्ग को, है ना, करेक्ट में से रॉन्ग को माइनस करते हैं। अगर आंसर माइनस में आया तो उसको हम डेबिट में लिखते हैं, प्लस में आया तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं। ये नियम है रेक्टिफिकेशन का, भले वो कैपिटल का पढ़ रहे हो, प्रॉफिट या तो प्रॉफिट का रेक्टिफिकेशन कर रहे हो। बट ड्राइंग थोड़ा उल्टा चलता है। ड्राइंग बोलता है अपन वर्ल्ड कप खेलेगा, ड्राइंग क्या बोलता है, वर्ल्ड कप खेलेगा सर,
ड्राइंग बोलता है मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा, पहले रॉन्ग फिर करेक्ट। तो ड्राइंग उल्टा भागता है सर। एक कॉन्सेप्ट याद रख लो ना, ड्राइंग में वर्ल्ड कप खेलेगा, बाकी सबका तो आपको पता ही चल जाएगा, है ना। ड्राइंग वर्ल्ड कप खेलता है मतलब पहले रॉन्ग एंट्री होगा, पहले रॉन्ग एंट्री, नीचे करेक्ट एंट्री। बस ये फॉर्मेट मैं बना लेता हूं पहले, है ना। इस तरीके का फॉर्मेट इधर हम रखेंगे टोटल को, ये रेक्टिफिकेशन का फॉर्मेट है सर, है ना। दो तीनों पार्टनर का नाम डाल दो, तीन पार्टनर का नाम डालो, दो पार्टनर का, दो पार्टनर का नाम डालो, इधर टोटल का कॉलम लेके चलना। यहां हो गया वर्ल्ड कप, ड्राइंग का था तो वर्ल्ड कप, है ना। करेक्ट एंट्री क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लिख लेते हैं। करेक्ट एंट्री है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होना चाहिए था वो करेक्ट एंट्री होना चाहिए था, जो कि 2000 रुपया मिस हो गया, 1600 इससे लेना मिस हो गया एंड 1200 इससे लेना मिस हो गया। मतलब ये जो पैसा था वो हुआ क्या, है ना। तो वो क्या हुआ, इसको टोटल कर लेते हैं। 5800, है ना। कैलकुलेटर ले लेता हूं, जरूरत पड़ेगा। सॉरी, ये अमाउंट 16 प्लस 12 ना, ये 4800 हो गया, ठीक है। ये टोटल पैसा, तो ये 4800 ये लोगों ने किया क्या? तो ये पैसा है ना, ये लोग पार्टनर्स लोग डिस्ट्रीब्यूट करके घर पे लेके चले गए। भाई अब इनसे पैसा मंगाना पड़ेगा ना। 4800 को ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लिए पीएसआर रेशियो में ना, डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है वो लोग में गलती से। नीचे करेक्ट, ऊपर रॉन्ग, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। निकाल लेते हैं 4800 डिवाइड बाई 10, रेशियो के हिसाब से सबका निकाल लेते हैं। इंटू 5 करोगे, इसका कितना आ रहा है 2400, है ना। इसका करेंगे 480 इंटू 3, 1440, 480 इंटू 2, 960। यहां तक क्लियर है सबको, है ना। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेक्ट एंट्री जो कि हमने नीचे रखा और डिस्ट्रीब्यूशन करके गलती से लेके चले गए ये पैसे को, उसको हमने ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई ये लोगों ने मिस्टेकली इस तरीके से कर लिया एंट्री, ठीक है। अब रॉन्ग में से करेक्ट को माइनस कर, ऊपर जो भी रहता है उसमें से नीचे वाले वैल्यू को माइनस करते हैं। ये कितना हो गया 400, ये कितना होगा सर? ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस में चला जाएगा 160, ये कितना हो जाएगा सर? 1240 माइनस में, देख लो ध्यान से, एकदम फोकस के साथ देखो सर। ये रेक्टिफिकेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट। अब आते हैं जर्नल एंट्री पे। सर ने बोला था जर्नल एंट्री करने। अच्छा, जर्नल एंट्री कैसे होगा सर? जर्नल एंट्री जो भी मैंने बोला था, माइनस में जिसका आंसर आएगा वो डेबिट में जाएगा, जो प्लस में जाएगा उसको क्रेडिट में लिखेंगे। बताओ ऐसे लिखूं? डार्सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डार्सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फ्रांसिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फ्रांसिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ध्रुवास कैपिटल अकाउंट, टू ध्रुवास कैपिटल अकाउंट। ये हो गया दार्सी 160, 240 और ये टोटल हो गया क्रेडिट में 400। ध्यान दे लो सर, हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री कर लिया, ठीक है। आपको जर्नल एंट्री का पूरा अच्छे से फॉर्मेट बना के करना है। ये जर्नल एंट्री मैं आपको यहां रफली बता दिया, इस तरीके से जर्नल एंट्री होगा। ड्राइंग के रिगार्डिंग था, नीचे करेक्ट ऊपर रॉन्ग। वर्ल्ड कप खेलता है, पहले डब्ल्यू फिर सी, है ना। देन इस तरीके से किया हमने, रॉन्ग में से करेक्ट को माइनस किया, जो भी माइनस में आंसर आया उसको डेबिट में रखा, जो भी प्लस में आया उसको क्रेडिट में रखा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। ओके, सो पेपर 3 का क्वेश्चन नंबर 32। आपके दिल में इच्छा होगा कि सर ये आंसर करवा के देंगे। बिल्कुल भी नहीं सर, ये आपका काम है, ये आंसर करो और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना, फटाक से वीडियो को रोको, इसका सॉल्यूशन करो। मैं ऑलरेडी 2 क्वेश्चन, गेन को कैसे फाइंड करते हैं, सैक्रिफाइस को कैसे फाइंड करते हैं वो मैं बता चुका हूं। बार बार एक ही चीज को बताना, आपका प्रैक्टिस कब होगा फिर, है ना। सैक्रिफाइस फाइंड करना है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर फॉर्मूला लिख लेना और ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके जो भी है गिवन वो सॉल्व करके दो मुझे। मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का पढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या लिखा है। इन विच सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है सिचुएशन। कौन से सिचुएशन में कोर्ट कैन पास द ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ
फर्म। कौन सा ऐसा सिचुएशन होगा जिस सिचुएशन के अंदर कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास करता है कि भाई कंपनी बंद कर दो, है ना। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के वो कौन से सिचुएशन हो सकते हैं जिसमें कोर्ट इन्वॉल्व होता है और कोर्ट सामने से बंद कराता है। देखो पहला पॉइंट देखो, व्हेन एनी पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब क्या कि सोचने समझने के काबिल नहीं है, इन शॉर्ट आप बोल सकते हो पागल टाइप में, है ना। ऐसा एग्जैक्ट पागल वर्ड नहीं यूज कर सकते, है ना, बट हम बोल सकते हैं अनसाउंड माइंड मतलब कुछ उसको दिक्कत हो गया, दिमागी दिक्कत हो गया, जिसमें वो डिसीजन वगैरह लेने के लिए कैपेबल नहीं है। ये एक सिचुएशन होगा जब कोर्ट पास करता है। देन व्हेन अ पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज। भाई कोई पार्टनर ऐसा हो गया कि वो अपना ड्यूटी परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, ऐसे भी केस में कोर्ट क्या करता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का ऑर्डर पास कर देता है। आगे बढ़ेंगे, व्हेन अ पार्टनर अंडरटेक्स मिसकंडक्ट अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म। कोई पार्टनर ने क्या किया, मिसकंडक्ट किया। मिसकंडक्ट मतलब गलत काम कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म के साथ कुछ नुकसान कर रहा है कंपनी का, तो ऐसे भी केस में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, व्हेन अ पार्टनर ब्रीचेस पार्टनरशिप अग्रीमेंट परसिस्टेंटली का मतलब होता है बार बार, है ना। परसिस्टेंटली का मतलब क्या होता है सर, बार बार। अगर कोई पार्टनर है, अभी मान लो 4 पार्टनर है या 3 पार्टनर है और ये लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से पार्टनर क्या कर रहा है ना, बार बार जो भी इनके बीच अग्रीमेंट हुआ है उसको ब्रेक कर दे रहा है, कभी अपना फायदा देख के या कभी कुछ भी, मतलब ऐसा कोई भी कंडीशन हो सकता है जिसमें वो बार बार क्या कर रहा है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट ब्रेक कर दे रहा है। तो कोर्ट उसके बीच में आता है और बोलता है गद्दारी कर बे, और गद्दारी कर बे यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आगे बढ़ेंगे, व्हेन अ पार्टनर ट्रांसफर हिज होल इंटरेस्ट टू अ थर्ड पार्टी। अब सर समझो ये 3 पार्टनर है, ये जो है ना अपना शेयर अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर कर दिया बिना बाकी पार्टनर से पूछे हुए, है ना। तो ये लोग भाई तुम्हारे साथ पार्टनरशिप किए थे, इसके साथ कैसा पार्टनरशिप हो पाएगा, क्योंकि आगे डिसीजन उसके साथ भी लेके बैठ के करना पड़ेगा ना। तो इस केस में भी जब बिना पार्टनर के कंसेंट का मतलब होता है बिना अग्रीमेंट के, बिना पूछे, है ना, कोई पार्टनर अगर कोई थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देता है अपना इंटरेस्ट, तो ऐसे भी केस में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का नोटिस पास हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, व्हेन अ फर्म कंटिन्यूअसली इनकर्स लॉसेस। जब कोई कंपनी, कोई पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूअसली लॉस सफर कर रहा है ना, तो इसमें क्या होता है ना, बाहर वालों को भी लॉस हो सकता है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए जो उधार पे सामान देते हैं, बैंक्स हो गए, है ना, एम्प्लॉइज का नुकसान होगा। तो अगर कोई कंपनी, कोई पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूअसली लॉसेस इनकर कर रहा है, ऐसे भी केस में कोर्ट डिसोल्यूशन का पास कर देता है कंपनी डिसॉल्व करने का। इफ कोर्ट फाइंड्स एनी जस्ट एंड इक्विटेबल रीजन, जब भी जस्ट एंड इक्विटेबल रीजन मतलब कुछ भी उसको ऐसा लगेगा कि भाई आपका कुछ गलत चल रहा है जिसके कारण हम आपका कंपनी बंद करने का ऑर्डर पास कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी जस्ट एंड इक्विटेबल रीजन मतलब कुछ भी हो सकता है वो जो कोर्ट को गलत लग रहा है, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन है जिस कंडीशन में कोर्ट पास कर सकता है ऑर्डर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का, ठीक है। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट्स को अच्छे से संभाल के रखना सर, एग्जाम। चलिए सर, अब आ चुके हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताया था असेट्स और लायबिलिटीज के रिगार्डिंग, है ना, असेट्स और लायबिलिटीज के रिगार्डिंग। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, असेट्स का पहला एंट्री क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। उसी तरीके से लायबिलिटी का क्या एंट्री होता है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। बट कभी कभी एक्सपेंसेस और इनकम, देखो एक्सपेंसेस या फिर इनकम के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको कैसे करते हैं, उसका एक सिंगल एंट्री होता है। बस उस केस में आप ये ध्यान रखना कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। जैसे मैं बोलूं कि भाई डिसोल्यूशन एक्सपेंस का पेमेंट हुआ, है ना। डिसोल्यूशन एक्सपेंस मतलब कंपनी जब बंद हो रहा था तो वहां पे कुछ एक्स्ट्रा खर्चा जो होता है डिसॉल्व करने का जो एक्सपेंस होता है, तो उसका खर्चा हमने पेमेंट किया। अब बताओ सर पैसा आएगा या जाएगा, सोच के देखो। पैसा जाएगा, तो पैसा आता है तो कैश बैंक को डेबिट करते हैं, पैसा जाता है तो कैश बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। देखो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म आर ₹10,000 सर, सिंपल सा, टू कैश बैंक अकाउंट पैसा जाएगा, है ना, पैसा जाएगा। क्रेडिट में हम लिखेंगे टू कैश बैंक अकाउंट, डेबिट में क्या लिखेंगे सर, वही हमारा दोस्त रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, है ना। तो इसका आंसर बन जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या तो टू कैश बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हो गया हमारा डिसोल्यूशन। एक सिंगल एंट्री होता है, एक्सपेंस और इनकम के सिंगल एंट्री होते हैं, और आपको वो ध्यान रखना रहता है कि कैश आ रहा है तो कैश बैंक को डेबिट करो, पैसा जा रहा है तो कैश बैंक को क्रेडिट करो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बैड डेट ऑफ ₹12,000 रिटर्न ऑफ, पहले से ही रिटर्न ऑफ होके रखा है तो सर इससे अपने को टेंशन नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आउट ऑफ विच
₹8,000 इज रिसीव्ड। अच्छा इनकम दिख रहा है सर, 8,000 का रुपए मिल गया मुझे, इनकम है, पैसा आ रहा है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट है ना। पैसा आता है तो कैश बैंक अकाउंट कहां चला जाता है, डेबिट में चला जाता है। टू, वही हमारा दोस्त, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, 8,000 रुपए रिसीव हुआ तो यहां पे अमाउंट डालेंगे 8,000। क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट, यहां पे 10,000। ठीक है, ये 12,000 से तुमको मतलब नहीं होना चाहिए। जितना भी पैसा बैड डेट के रिगार्डिंग आज के बाद दिमाग में रख लो, डिसोल्यूशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट कर रहे हो, जितना भी राइट ऑफ होके रखा है बैड डेट का उसका भूल जाओ। जितना पैसा तुमको रिसीव हो रहा है बस उसी को ध्यान में रखो। 8,000 रुपए रिसीव हो रहा है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 8,000। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देयर इज नो वैल्यू ऑफ गुडविल, किसके बारे में बात कर रहे हैं, गुडविल। गुडविल हमारे लिए होता है असेट, है ना, तो असेट के बारे में बात कर रहा है। मेरे दिमाग में तुरंत चल गया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, है ना। लेकिन देख लेते हैं, देयर इज नो वैल्यू ऑफ गुडविल इन द बुक्स। बुक्स में है ही नहीं है गुडविल का वैल्यू, पहला एंट्री करने की जरूरत है क्या, डायरेक्ट रियलाइज ही हुआ है ना। देखो, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ₹40,000 रियलाइज्ड फ्रॉम इट। गुडविल का वैल्यू हमारे पास था ही नहीं, मतलब पहला एंट्री करने की जरूरत है ही नहीं। जब मेंशन कर दिया कि गुडविल नहीं था तो तुम क्यों रिकॉर्ड करोगे भाई, है ना। वो तो पहला जो रिकॉर्ड करते हैं हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड का एंट्री करते हैं। अगर सिर्फ लिखा रहता देयर इज दैट मच अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ, तो कर लेते, लिख दिया, मेंशन कर दिया नो वैल्यू, गुडविल का वैल्यू ही नहीं है। मन में मैं रिकॉर्ड करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है, रियलाइजेशन टू गुडविल, तो दूसरे एंट्री में क्रेडिट में चला जाएगा रियलाइजेशन तुरंत पलटी मारता है टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, गुडविल से पैसा रियलाइज हो रहा है, यस, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। 40,000 गुडविल से रियलाइज हुआ है, तो आप ये मत देखने जाना कि गुडविल तो कहीं लिखा ही नहीं सर हमने। अरे क्या दिक्कत है यार, यहाँ पे तुमको लिखना था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, लेकिन तुम्हारे बुक में रिकॉर्ड ही नहीं है ना, लिखोगे कैसे। ठीक है, जाते जाते एक चीज आपके लिए कि भाई जो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एमसीक्यूएस के रिगार्डिंग कि एमसीक्यूएस का वीडियो आपको अवेलेबल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनवरी से हमारा जो प्रिपरेशन शुरू होता है तो वो मैं शिफ्ट हो जाता हूं, थोड़ा एमसीक्यू को भी साथ में लेके चलता हूं एंड वन शॉट रिवीजन वीडियो लेके चलता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर मेंशन करना कि कौन से चैप्टर का वन शॉट वीडियोस आपको अवेलेबल होना चाहिए। इस वीडियो के कमेंट्स को मैं ऐसा थोड़ा ध्यान रखूंगा कि कौन से चैप्टर का वन शॉट बच्चों का डिमांड है। ज्यादातर जिस भी वन शॉट का डिमांड होगा उसके ऊपर मैं लेकर आऊंगा। फिलहाल मैंने सुबह व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल पे जो मैसेज डाला था तो वहां पे बच्चे ज्यादा प्रेफर कर रहे थे वन शॉट कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो मैं कोशिश करूंगा कैश फ्लो का कल तक मैं अवेलेबल कर दूं, कल या परसों, ज्यादा से ज्यादा परसों तक, है ना। फिर उसके बाद और भी जो चैप्टर्स हैं वन शॉट के उसको बता देना, उस पर नोट्स अवेलेबल करना शुरू कर देता हूं मैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।